जय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अंक क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं या हिंदी और एवं अन्य भारतीय भाषाएं। तो देखते हैं जानते हैं भाषा क्या होती है। भाषा क्या होती है मतलब ये क्या भाषा के क्या उपयोग है। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य मन के भावों और विचारों को बोल कर लिख कर प्रकट करता है, उसे भाषा कहते हैं। जैसे कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जैसे वो किसी भी बात को या मन के भावों को किसी दूसरे के ऊपर ही डिपेंड करता है। जैसे कि अगर कोई, जैसे मानो आप जॉब कर रहे हो तो आप अधिकारी हो, बस आपसे बड़ा भी तो एक अधिकारी होगा ना, आप उससे विचार विमर्श करोगे तो उससे सहायता ली ना, तो एक साधन हो गया। जैसे कि हम फोन के जरिए आपको पढ़ा रहे हैं तो एक सटीकता से पढ़ा रहे हैं, तो ये एक हमारा साधन हो गया। तो इसे जो माध्यम जिससे हम कहते हैं वो हमारा साधन, उसे हम भाषा कहते हैं। तो देखते हैं हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं। हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं। हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं, तो इसमें पहले हम क्या पढ़ेंगे। पहला आता है हमारा हिंदी का उद्भव। हिंदी का उद्भव एवं विकास एवं विकास। दूसरे नंबर पे आती है हमारी लिपि। लिपि, फिर भाषा परिवार। भाषा परिवार पढ़ेंगे। चौथे नंबर पे आता है हमारा उपभाषा, विभाषा, राज्य भाषा, राज्यभाषा, राष्ट्रभाषा और मातृभाषा। मातृभाषा ये पढ़ेंगे। पांचवें नंबर पे आती है बोली व उपबोली। बोली व उपबोली। फिर आता है हमारा भारतीय संविधान में हिंदी। भारतीय संविधान में हिंदी। भारतीय संविधान में हिंदी। तो हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं, इसमें हमको इतना पढ़ना है। पहले हिंदी का उद्भव एवं विकास, फिर लिपि, भाषा परिवार, उपभाषा, विभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और मातृभाषा। पांचवें नंबर पर बोली व उपबोली और लास्ट पढ़ना है भारतीय संविधान में हिंदी। भारतीय संविधान में हिंदी। तो देखते हैं भाषा क्या होती है। जैसा कि उन्होंने बताया, भाषा भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य मन के भावों, विचारों को बोलकर अर्थात लिख कर प्रकट करता है। उसे भाषा कहते हैं। उसे भाषा कहते हैं। यानी हम सरल वाक्यों में कहें तो, या अगर हम इसे सरल वाक्यों में कहें तो समानता भाषा मनुष्य की सार्थक वाणी है। सार्थक वाणी है या सार्थक व्यक्त वाणी को कहते हैं। सार्थक व्यक्त
वाणी को कहते हैं, वाणी को कहते हैं। हाँ, तो हिंदी का उद्भव विकास, लिपि, भाषा पर हमको पढ़ना है। तो भाषा भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य मन के भावों और विचारों को लिख कर या बोल कर प्रकट करते हैं, तो उसे भाषा कहते हैं। जैसा कि बताया, हम अपने मन के भावों विचारों को बोल कर लिख कर आप तक भेज रहे हैं, तो ये जैसे जिस माध्यम से भेज रहे हैं उसे हम भाषा कहते हैं। जिस साधन से भेज रहे हैं तो उसे हम भाषा कहते हैं। अगर हम सरल शब्दों में कहें तो समानता भाषा मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को कहते हैं। समानता भाषा मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को भाषा कहते हैं। इतना नोट डाउन करें। अगला पॉइंट आता हमारा, भाषा शब्द संस्कृत धातु के भाष शब्द से बनी है। भाषा शब्द संस्कृत के भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है जिसका अर्थ होता है बोलना। जिसका अर्थ होता है बोलना। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है जिसका अर्थ होता है बोलना। अब देखते हैं हिंदी का उद्भव और विकास। हिंदी का उद्भव और विकास। हिंदी का उद्भव और विकास। तो पहले नंबर पे आती है हमारी संस्कृत, फिर आती है पाली, प्राकृत, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अभट्ट, फिर आती है प्राचीन हिंदी, फिर आधुनिक हिंदी, इसके बाद आती है हमारी इंग्लिश। आप ये लोग ये सोच रहे थे कि इंग्लिश ये कौन सी भाषा, ये आने वाले 2060 और 70 से बोलना स्टार्ट हो जाए। हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स करके बोली जाएगी, वो इंग्लिश कहलाएगी हमारी। अब देखते हैं संस्कृत को हमने दो भागों में विभाजित किया था। संस्कृत को वैदिक और लौकिक। वैदिक में आता हमारा मंत्र और वेद शास्त्र। लौकिक में आता हमारा श्लोक किसके अंदर, तो रामायण और महाभारत। तो रामायण किसने लिखी थी, रामायण वाल्मीकि, इन्हें रत्नाकर भी बोलते हैं,
रत्नाकर। और महाभारत हमारे वेद व्यास, वेद व्यास, वेद व्यास हो गया। ये हो गया संस्कृत। पाली, पाली का उपयोग बौद्ध धर्म में हुआ है, बौद्ध धर्म त्रिपिटक में किया गया है। पाली का उपयोग बौद्ध धर्म त्रिपिटक में किया गया है। अगला आता हमारा प्राकृत, तो इसका उपयोग जैन धर्म, दंत कथा, दंत कथा। अपभ्रंश, अपभ्रंश का उपयोग संप्रदाय में किया गया है, संप्रदाय, अपभ्रंश का उपयोग संप्रदाय में किया गया है। इसी तरह आता है हमारा अवट, अवट का उपयोग मठ एवं मठांतर, मठों में किया गया है। अब आती है हमारी प्राचीन हिंदी, तो प्राचीन हिंदी अरबी और फारसी, बोले तो मिश्रित हिंदी, मिश्रित हिंदी। अब आती है हमारी आधुनिक हिंदी, तो संस्कृत, इसे बोलते हैं निष्ठ हिंदी, निष्ठ हिंदी, निष्ठ हिंदी। तो ये हो गया हमारा हिंदी का उद्भव और विकास। तो हिंदी का उद्भव और विकास कहाँ से हुआ है? पहले थी हमारी संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवट, प्राचीन हिंदी, आधुनिक हिंदी, और अब आने वाली समय में होगी हमारी इंग्लिश, जो हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स बोली जाएगी, जो हमारी 2060 से 70 के मध्य स्टार्ट हो जाएगी। तो संस्कृत को दो भागों में बांटा, वैदिक और लौकिक। वैदिक में मंत्र होते हैं और वेद शास्त्र, लौकिक में श्लोक। श्लोक इसके अंतर्गत रामायण और महाभारत। तो रामायण के रचयिता हमारे वाल्मीकि यानी रत्नाकर, और महाभारत हमारी वेद व्यास ने लिखी है। इस तरह पाली का उपयोग सर्वप्रथम बौद्ध धर्म में त्रिपिटक में किया गया है। इसी तरह प्राकृत जैन धर्म में दंत कथा में हुआ है। अपभ्रंश का प्रयोग संप्रदाय में किया जाता था। अवट, मठ और मठांतर में हुआ है। प्राचीन हिंदी अरबी प्लस फारसी मिक्स है, इसे इसलिए मिश्रित हिंदी भी बोलते हैं। आधुनिक हिंदी में संस्कृत का भी हो गया, इसे निष्ठ हिंदी भी बोलते हैं। इंग्लिश हमने बता दी, तो इतना नोट डाउन करें। अगला है हमारा अपभ्रंश। अपभ्रंश, अपभ्रंश। तो अपभ्रंश का प्रयोग कब से कब तक हुआ है? इसका प्रयोग 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक हुआ है। इसका प्रयोग 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक हुआ है। 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक हुआ है। अब देखते हैं अपभ्रंश के रूप। अगला पॉइंट आता हमारा अपभ्रंश के रूप। अपभ्रंश के रूप, तो अपभ्रंश के 4 रूप होते हैं। अपभ्रंश के 4 रूप होते हैं। कौन कौन से? पहला था हमारा सौरसेनी, सौरसेनी अपभ्रंश।
सोर्स यानी अपभ्रंश। दूसरे नंबर पे आता है हमारा अर्धमगधी, अर्धमगही, अपभ्रंश। तीसरे नंबर आता है मगही, मगधी, मगधी अपभ्रंश। और चौथे नंबर पे आता है नागर व पैशाची अपभ्रंश, नागर व पैशाची अपभ्रंश। नागर व पैशाची अपभ्रंश। तो सौर सैनिक का प्रयोग कहाँ हुआ है? यह मथुरा तथा सूरसेन जनपद क्षेत्र में बोली जाती थी। यह मथुरा तथा सूरसेन जनपद में बोली जाती थी। यह मथुरा तथा सूरसेन जनपद में बोली जाती थी। अब आता है हमारा अर्धमगही अपभ्रंश। अर्धमगही अपभ्रंश तो यह सौर सैनी और मगधी, यह सौर सैनी और मगधी के बीच की क्षेत्र भाषा है। यह सौर सैनी और मगधी के बीच की क्षेत्र भाषा है। अगला था हमारा मगधी अपभ्रंश। मगधी अपभ्रंश तो मगधी यह मगध के आसपास के क्षेत्र की प्रचलित भाषा है। यह मगध के आसपास के क्षेत्र की प्रचलित भाषा। अब आता है हमारा नागर व पैशाची अपभ्रंश। तो नागर व पैशाची अपभ्रंश तो यह उत्तर पश्चिम के कश्मीर की क्षेत्र भाषा है। क्षेत्र भाषा थी क्षेत्र भाषा है। तो अपभ्रंश इसका प्रयोग 500 से 1000 ईस्वी तक किया गया है। इसको हमने इसके हमारे 4 रूप होते हैं। पहला सौरसैनी, दूसरा अर्धमगही, तीसरा मगधी और चौथा हमारा नागर व पैशाची। तो सौरसैनी अपभ्रंश का प्रयोग यह मथुरा तथा सूरसेन जनपद में बोली जाती थी। दूसरे में था अर्धमगही, तो यह सौरसैनी और मगधी के बीच की क्षेत्र भाषा थी। मगधी यह मगध के आसपास क्षेत्र में प्रचलित थी। तो नागर और पैशाची ये उत्तर पश्चिम के कश्मीर की क्षेत्र भाषा है। तो हम आप इतना नोट डाउन करें।
अगले नंबर पे आता है हमारा अपभ्रंश का क्षेत्रीय रूप। अपभ्रंश का क्षेत्रीय रूप, अपभ्रंश का क्षेत्रीय रूप। तो अपभ्रंश का क्षेत्रीय रूप मतलब कि जो हमने चार बताए थे, जो रूप थे सौरसनी, अर्धमगही, मगधी और नागर व पैसाची। तो इनकी जो उपभाषाएं हैं, उपबोलियां हैं, तो पहला था हमारा सौरसेनी, सौरसेनी अपभ्रंश। दूसरे नंबर पर था हमारा अर्धमगही, अर्धमगही अपभ्रंश। तीसरे नंबर पे आता था मगधी, मगधी अपभ्रंश। और चौथे नंबर पे आता है हमारा नागर व पैसाची अपभ्रंश, नागर व पैसाची अपभ्रंश। तो इनकी उपभाषाएं सौरसेनी के अंतर्गत आती है हमारी राजस्थान और पश्चिमी उपभाषा, तो पश्चिमी और राजस्थानी। पश्चिमी और राजस्थानी। अर्धमगही अपभ्रंश के अंतर्गत आती है पूर्वी हिंदी, पूरी मगधी के अंदर आती है हमारी बिहारी, उड़िया और बांग्ला। और लास्ट में आता हमारा नागर पैसाची, तो इसके अंदर आती पंजाबी और पहाड़ी। तो अपभ्रंश का क्षेत्रीय रूप हो गया, जिसके सौरसेनी के अंतर्गत आती है पश्चिमी और राजस्थानी, अर्धमगधी के अंदर पूर्वी हिंदी, मगधी के अंदर बिहारी, उड़िया और बांग्ला। इसी तरह नागर पैसाची अपभ्रंश के अंदर पंजाबी और पहाड़ी। तो ये हमारा हिंदी का उद्भव और विकास खत्म हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा लिपि पढ़ते हैं। क्या लिपि, इधर नोट ऑन के फिर लिपि स्टार्ट करें। अब देखते हैं लिपि क्या होती है। लिपि, लिपि किससे कहते हैं? तो लिपि लिखने के ढंग को, लिखने का ढंग लिपि कहलाता है हमारा। लिपि लिपि तो किसे कहते हैं? लिखने का ढंग लिपि कहलाती है। लिखने का ढंग, लिखने का ढंग लिपि कहलाती है। लिखने का ढंग लिपि कहलाती है। तो इसमें पहला नंबर आती है ब्राह्मी लिपि। क्या थी? ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि, तो ब्राह्मी लिपि ये संसार की सबसे प्राचीन लिपि है। सबसे पुरानी लिपि अगर आती है तो हमारी कौन सी आती है? ब्राह्मी लिपि। इसे हम देवनागरी लिपि की जननी भी कहते हैं। देवनागरी लिपि जननी भी कहते हैं। तो पहला पॉइंट आता हमारा संसार की सबसे प्राचीन लिपि। संसार की सबसे प्राचीन लिपि। दूसरे नंबर पे आता है देवनागरी लिपि की, देवनागरी लिपि की जननी। देवनागरी लिपि की जननी। तीसरे नंबर पे आता हमारा बाएं से दाएं, बाएं से दाएं लिखी जाती थी। बाएं से दाएं लिखी जाती थी।
बाएं से दाएं लिखी जाती थी। चौथे नंबर पे आता है हमारा सभी लिपियों की जननी कहते हैं, सभी लिपियों की जननी कहते हैं। जननी कहते हैं। तो जैसा कि लिपि लिखने का ढंग लिपि कहलाती है। अगर क्वेश्चन आएगा कि सबसे प्राचीन और सबसे पुरानी लिपि हमारी कौन सी है, तो ब्राह्मी लिपि, इसे देवनागरी लिपि की जननी भी कहते हैं। बाकी लिपियों की भी जननी कहा जाता है, लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा देवनागरी लिपि की जननी किसे कहते हैं, तो हमारा ब्राह्मी लिपि। इसे बाएं से दाएं लिखा जाता है, इसे बाएं से दाएं लिखा जाता है। अगला पॉइंट आता है संकेत। इसका संकेत क्या क्या है? संकेत इसके ध्वनि, संगीत, ध्वनि हो गया, संगीत हो गया, ध्वनि, संकेत, चिन्ह, कहलाती है। ध्वनि, संकेत, चिन्ह कहलाती है। अब एक पॉइंट आता है, ब्राह्मी लिपि को, ब्राह्मी लिपि को, ब्राह्मी लिपि को वर्तमान समय में, वर्तमान समय में, वर्तमान समय में हमारे सामने या हमारे समक्ष, हमारे सामने ब्राह्मी लिपि को वर्तमान समय में हमारे सामने प्रकट करने का श्रेय, प्रकट करने का श्रेय, प्रकट करने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप, जो एक अंग्रेजी अधिकारी था। कौन? जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में इसको, जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में ईस्वी को ब्राह्मी लिपि को वर्तमान समय में हमारे सामने प्रकट करने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में दिया। जैसा कि ब्राह्मी लिपि बताया, सबसे प्राचीन लिपि, देवनागरी लिपि की जननी, बाएं से दाएं लिखी जाती है, सभी लिपियों की जननी भी कहलाती है। संकेत इसके ध्वनि, संकेत, चिन्ह कहलाती है। ब्राह्मी लिपि को वर्तमान समय में, ब्राह्मी लिपि को वर्तमान समय मतलब इस टाइम हमारे सामने 1837 में हमारे सामने प्रकट करने का श्रेय अंग्रेजी अधिकारी जेम्स प्रिंसेप को दिया था, जिन्होंने 1837 में दिया था। इतना नोट डाउन करें। इसी में अगला हम देखते हैं ब्राह्मी लिपि का। तो पॉइंट आता है, जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले, जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले सांची के स्तूप, जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले सांची के स्तूप पर अंकित, सांची के स्तूप पर अंकित
ब्राह्मी लिपि के अक्षर ब्राह्मी 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 अक्षरों में दान शब्द ब्राह्मी अक्षरों में दान शब्द को पढ़ा था। दान शब्द को पढ़ा था। दान शब्द को पढ़ा था। इसी शब्द के अनुसार इसी शब्द के अनुसार इसी शब्द के अनुसार इसी शब्द के आधार पर जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि की वर्णमाला तैयार की थी। वर्णमाला तैयार की थी। तो जेम्स प्रिंसेप ने सांची के स्तर पर पहली बार अंकित ब्राह्मी अक्षरों को दान शब्द को पढ़ा था। सबसे पहले किसने? जेम्स प्रिंसेप ने दान शब्द को पढ़ा था। तभी इस शब्द के आधार पर दान शब्द के आधार पर जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि की वर्णमाला तैयार की थी। ये हो गई हमारी ब्राह्मी लिपि। अब देखते देवनागरी लिपि क्या होती है। देवनागरी लिपि तो देवनागरी लिपि में क्या क्या होता है देखते हैं। देवनागरी लिपि, इसमें अक्षर, पहला तो नंबर आता है अक्षर कितने थे, दूसरे नंबर पे था व्यंजन कितने थे। तो अक्षर थे हमारे 48 और व्यंजन थे हमारे 34। स्वर और द्विस्वर, स्वरों की संख्या 10 थी और द्विस्वर हमारे 4 थे। ये थे देवनागरी लिपि में। अक्षर 48 थे, व्यंजन हमारे उसमें से व्यंजन 34 थे, स्वर 10 थे, द्विस्वर 4 थे। टोटल हो गया हमारा 48, 34, 10, 44 और 4 48। तो पूरे 4 48 थे। ठीक, तो इसमें पहला पॉइंट आता है ब्राह्मी लिपि से विकसित। ब्राह्मी लिपि से विकसित पहला पॉइंट होता है ब्राह्मी लिपि से विकसित। दूसरा आता है बाएं से दाएं ओर लिखी जाती। बाएं से दाएं ओर लिखी जाती थी। बाएं से दाएं ओर लिखी जाती थी। बाएं से दाएं ओर लिखी जाती थी। अगला पॉइंट आता है तीसरे नंबर पर आता है हमारा हिंदी, संस्कृत, नेपाली। हिंदी, संस्कृत, नेपाली, कौन मराठी भाषा की लिपि है। जैसे कि हिंदी की हमारी लिपि क्या है? देवनागरी। पंजाबी की गुरुमुखी है। इसी तरह ये हिंदी, संस्कृत, नेपाली, मराठी भाषा की लिपि है। अगला पॉइंट आता है 4 नंबर पे आता है हमारा आधुनिक लिपियों में वैज्ञानिक लिपि मानी जाती है। वैज्ञानिक लिपि मानी जाती है। आधुनिक लिपियों में वैज्ञानिक लिपि मानी जाती है। 5 नंबर पे आता है इसका प्रयोग यानी कि देवनागरी लिपि का प्रयोग 120 से अधिक देवनागरी लिपि का प्रयोग 120 से अधिक
भाषाओं में किया जाता है। भाषाओं में किया जाता है, किया जाता है। तो ये हो गई हमारी देवनागरी लिपि। इसमें टोटल अक्षर थे 48, व्यंजन थे 34, 10 स्वर और 4 द्विस्वर थे, टोटल हो गया हमें 48। तो ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है, बाएं से दाएं लिखी जाती है। हिंदी संस्कृत नेपाली मराठी भाषा की लिपि है। आधुनिक लिपियों की वैज्ञानिक लिपि मानी जाती है तथा इसका प्रयोग 120 से अधिक भाषाओं में किया जाता है, जैसे हिंदी, मराठी, संस्कृत आदि में। तो ये हो गया हमारा लिपि की, जिसमें ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि हो गई है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे हम अरमाइकी लिपि। थैंक यू।